भारत में नाटकों की एक लंबी परंपरा रही है। मुख्य धारा का रंगमंच क्या सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है? खास करके क्या बहुजन और दलित मुख्य धारा के रंगमंच में अपना प्रतिनिधित्व हासिल कर पाए हैं? इन मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए आज राजेश चंद्र जी हैं। राजेश चंद्र लगातार 2 दशकों से थिएटर से जुड़े हुए हैं, मुख्य धारा के रंगमंच से जुड़े हुए हैं। नाटकों में लंबा अनुभव रहा है और अभी नाटकों के आलोचना के लिए राजेश चंद्र एक जाना पहचाना नाम है। आज राजेश चंद्र हमारे बीच हैं, उनसे हम इन मसलों पर जानने की कोशिश करेंगे। तो राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी शुक्रिया। सबसे पहले राजेश जी, आप हमें यह बताइए, यह जो थिएटर है, जो मेन स्ट्रीम थिएटर जिसको कहा जाता है, भारत में हम इसको आधुनिक काल के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या अभी का जो थिएटर है वो सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है क्या? अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, और असल में ये किन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए, मैं जो भी बातचीत करूँगा इस वक्त, वो ख़ास करके जिसे हम आधुनिक रंगमंच कहते हैं और जिसकी शुरुआत हमारे यहाँ कहें तो 60-70 के दशक से हम लोग ये मानते हैं, जिस समय की साहित्य में और दूसरी विधाओं में भी, कला की विधाओं में भी एक नए किस्म का बदलाव आया। ये बदलाव कथ्य के स्तर पर भी आया और प्रस्तुतिकरण के स्तर पर भी आया। नई नई शैलियाँ आई हमारे बीच और नए नए कथ्य भी आए। तो इसलिए हम इसको आधुनिक रंगमंच की संज्ञा देते हैं अपनी बातचीत में। तो ख़ास करके मैं इसलिए यहाँ पर ये बात रेखांकित करना चाहता हूँ कि जो आधुनिक दौर का साहित्य हमारे बीच आया, उसमें अलग अलग तरह की अस्मिताएं, अलग अलग तरह की के सवाल, अलग अलग ख़ास करके जाति के सवाल और दलित अस्मिता के सवाल, उसके साथ साथ आदिवासियों से जुड़े हुए सवाल, यानी जो समाज का वंचित तबका है, जो सदियों से एक ख़ास श्रेणीबद्धता के चलते समाज में जो एक वर्णक्रम है उसके चलते, जिसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी दबा कर रखा गया हमेशा। तो ऐसे वर्गों की आवाज़ें साहित्य में आई। ये वो दौर था। रंगमंच में भी इस तरह से कुछ बदलाव की शुरुआत हुई और उसमें भी खास करके आम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो तो बड़ी प्रमुखता से आए। पहली बार नाटक में एक जो आम भारतीय व्यक्ति है उसका नाटक में प्रवेश होता है और हम ये देखते हैं कि उसमें रोज़ी रोटी के सवाल, उसमें गरीबी के सवाल, उसमें बेरोज़गारी के सवाल, उसमें भ्रष्टाचार के सवाल बड़ी प्रमुखता से उन नाटकों में आते हैं। लेकिन अगर हम साहित्य की दूसरी विधाओं से हम जब नाटक की या रंगमंच की तुलना करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अभी भी जो हमारा रंगमंच है उसमें एक ख़ास किस्म की ब्राह्मणवादी जो जकड़न है या जो संरचना है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है आज भी। और मैं अपने अनुभव से कहूँगा कि आज भी अगर हम, जैसे हम साहित्य में तो अब ये स्वीकार करने लगे हैं, बल्कि दलित जो विमर्श है साहित्य में वो एक बहुत प्रतिष्ठा अर्जित कर चुका है और अब हम बहुत सम्मान के साथ दलितों के मुद्दों को, दलित विमर्श को स्थान देते हैं साहित्य में, तमाम विधाओं में। लेकिन आज भी अगर हम रंगमंच की बात करते हैं तो यहाँ जैसे ही आप जाति नाम के शब्द का उच्चारण करेंगे तो एक अजीब किस्म की आक्रामकता से आपका सामना होता है और आप अचानक अपने आप को घेरे में महसूस करते हैं और चौतरफा आपके ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं। और ये कहा जाता है कि आप, रंगमंच तो बहुत ही पवित्र विधा है और इसमें आप कहाँ से जाति के सवाल लेकर आ रहे हैं, आप क्या रंगमंच को बांट देना चाहते हैं। जबकि हम ये कहना चाहते हैं, मैं खास करके जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा सीधा सीधा दलित रंगमंच से जुड़ाव नहीं है, लेकिन मैं उसको एक नई परिघटना के तौर पर और जो वंचित अस्मिताएं हैं उनको समाज में बराबरी के साथ जगह मिलनी चाहिए, इसलिए मैं उसका समर्थन करता हूँ।
तो लेकिन अभी भी अगर मैं एक रंगकर्मी के नाते, एक समीक्षक के नाते और एक पत्रिका के संपादक के नाते जब मैं ये बात कहूँ अपने अनुभव से, तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि अभी भी रंगमंच में दलित मुद्दों को लेकर, दलित अस्मिता को लेकर या फिर जाति के सवाल को लेकर बिल्कुल भी स्वीकार्यता नहीं बन पाई है। और आप जैसे ही बात की शुरुआत करेंगे, आपको कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, आप पर अलग अलग तरीके से हमले किए जाएंगे और ये कोशिश होगी कि आपको दबा दिया जाए। राजेश जी, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि अभी देश भर में अभिव्यक्ति की आवाज़ें दबाने की काफ़ी कोशिशें हुई है। कई लेखकों की हत्याएं की गई है। गिरीश कर्नाड जैसे नाटककार को नाटक करने से रोका गया है। उनका नाटक, उनको अपना मंचन कैंसिल करना पड़ा था। हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं। ऐसे मौके में जब देश में फासिस्ट हमले भी बढ़े हैं, ऐसे समय में जो नाटककारों की भूमिका होनी चाहिए, जो थिएटर करने वालों की भूमिका होनी चाहिए, क्या ईमानदारी से वो कर पा रहे हैं? क्योंकि अपने समय को यदि चुनौती न दे थिएटर एक्टिविस्ट, नाटक करने वाला, तो फिर क्यों नहीं उनको भी सवाल के घेरे में खड़े कर दिए जाएं। तो आप बताइए कि क्या वो थिएटर वाले अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं? आपने बहुत ही वाजिब सवाल किया है और मैं एक प्रसंग की चर्चा यहाँ करना चाहूँगा। 70 के दशक में दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और उसमें देश भर के जो प्रमुख रंगकर्मी उस वक्त काम कर रहे थे, निर्देशक थे, वो सभी लोग इकट्ठा हुए थे और उस समय काफ़ी गहन चर्चा के बाद, बहस के बाद ये दो बातें निकल कर आई थी कि जो हमारा रंगमंच है उस पर दो तरह के खतरे सबसे ज़्यादा मंडरा रहे हैं। सबसे बड़े खतरे के रूप में जो लोगों ने ये रेखांकित किया था वो था कि सरकार की जिस तरह से दखल बढ़ रही है संस्कृति के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, उसको एक बड़े खतरे के तौर पर स्वीकार किया गया था। और दूसरा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी जो दखल बढ़ रही है, जैसे टेलीविज़न और जो दूसरे कला माध्यम हैं, तो चूँकि वो ज़्यादा तकनीक संपन्न है और रंगमंच संसाधन से रहित है, यहाँ उस किस्म से समर्थन नहीं है, ना तो समाज का है और ना ही मतलब जो हाँ सरकार का है। तो इसलिए ये महसूस किया गया था कि एक तो हम तकनीक के मामले में भी पिछड़ रहे हैं रंगमंच में, और दूसरी बात ये है कि सरकार जिस तरह से दखल दे रही है रंगमंच के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, वो भी काफ़ी एक बड़े खतरे के तौर पर माना गया। वो इसलिए कि और उसके बाद आप देखिए कि 70 के दशक के बाद देश भर में सरकार ने बड़े बड़े सांस्कृतिक प्रतिष्ठान खोल दिए और कई अकादमियाँ बना दी और उनमें बड़े बड़े अधिकारी बैठा दिए। अब ये जो अधिकारी थे वो तमाम ऐसी नीतियाँ बनाने लगे जिनका कि वस्तु स्थिति से कोई तालमेल नहीं था, और वो सारी नीतियाँ अंततः हवा हवाई साबित हुई। और आप देखिए कि उनके पीछे करोड़ों रुपए बहाए गए। थिएटर में ही आप देखिए कि एक दौर में गो बैक टू द रूट्स नाम से एक नारा आया, और उस नारे के तहत हुआ ये कि रंगमंच में ये कहा गया कि हमें अपनी जड़ों की तरफ वापस जाना है। और जड़ों से जो उनका तात्पर्य था, मतलब था, वो बहुत ही पुनरुत्थानवादी किस्म का था और बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं उसको हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ही एक दूसरा रूप उसको हम मान सकते हैं। और भारतीयता के नाम पर उस समय एक ऐसी बाढ़ सी आई हमारे यहाँ रंगमंच में, और इतना पैसा उसके पीछे आया सरकार की तरफ से कि तमाम लोग जिनका परंपरा से कोई मतलब नहीं था, जिनका लोक से कोई जुड़ाव नहीं था, वो सब लोग अचानक लोक के विशेषज्ञ बनकर आ गए हमारे बीच। और उन्होंने फार्मूला दे दिया था एक समय में, और उन्होंने कहा था कि अगर आप नाटक कर रहे हैं तो उसमें जो हमारी परंपरा है उसके रिचुअल्स, उसके रीति रिवाज के तत्व उसमें आने चाहिए, उसमें
थोड़ा सा यज्ञ होगा, थोड़े संस्कृत के श्लोक होंगे, मतलब उस तरह की चीज़ें, तो मतलब इसमें एक सवाल राजेश जी यह उठता है कि थिएटर को माना जाता है कि यह कला का जो है एक प्रगतिशील माध्यम है, तो क्या थिएटर प्रगतिशील सचमुच में है या प्रगतिशील दिखता है या दिखता हुआ प्रतीत होता है? हाँ, मैं इसी बात पर आने की कोशिश कर रहा था। शायद मैं थोड़े लंबे रास्ते से आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा तथाकथित ये आधुनिक रंगमंच है, वो दिखने में तो बहुत प्रगतिशील लगता है बाहर से, पर सचमुच जब हम, जिनकी मैंने पहले चर्चा की, कि जब हम जाति के सवाल उसमें लाते हैं, जब हम दलितों के, आदिवासियों के मुद्दों को केंद्र में रखकर जब हम उसकी पड़ताल करते हैं कि सच में क्या हमारा रंगमंच सही मायनों में प्रगतिशील हुआ है, तो बड़ी निराशा होती है। और मैं तो उदाहरण देकर कहना चाहूँगा कि जो हमारे आधुनिक नाटक हैं, उन सभी नाटकों को आप देखें तो उसमें कुल मिलाकर स्वदेश दीपक एकमात्र नाटककार हुए जिन्होंने कोर्ट मार्शल नाम से एक नाटक लिखा और जिसके सबसे ज़्यादा मंचन हुए। तो ये हिंदी, आधुनिक हिंदी रंगमंच का पहला नाटक था कोर्ट मार्शल, जिसमें दलित और वंचित तबके के प्रश्न को उठाया गया था, और ख़ास करके उसमें सारा संदर्भ जो था वो भारतीय सेना से लिया गया था, कि उसमें दिखाया उन्होंने कि सेना के अंदर भी जाति के सवाल को लेकर किस तरह से वहाँ मतलब उनके साथ। इसमें राजेश जी, मैं राजेश जी बीच में कहना चाहूँगा कि नाटककार के लिए भी दलित सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, एक विषय के रूप में ही उनको फिट बैठता है। तो लेकिन प्रतिनिधित्व के सवाल पर हम देखते हैं पूरे देश भर में कोई बड़ा दलित नाट्य निर्देशक नहीं दिखता। तो ये इतनी गहरी खाई क्यों है कि विषय के रूप में तो दलित बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन निर्देशन के सवाल पर, मैनेजमेंट में उनकी भागीदारी के सवाल पर वो नगण्य दिखते हैं। आपका क्या नज़रिया है इस पर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि आप अगर ऐसे नाटक चुनते हैं तो सीधी सी बात है कि आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, आपको ग्रांट नहीं मिलेगा। और आप अगर ध्यान से देखें तो आज खास करके बड़े महानगरों में, दिल्ली जैसे महानगरों में, या फिर जो और भी छोटे रंग केंद्र हैं जैसे भोपाल है, पटना है और इंदौर है, लखनऊ है, तो इस तरह के जो हमारे हिंदी के रंग केंद्र हैं, वहाँ भी 80%, या मैं तो बहुत संकोच के साथ कह रहा हूँ कि 90% जो रंगकर्म है वो ग्रांट के भरोसे चल रहा है। तो अब इस सरकारी ग्रांट ने आज ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि एक ख़ास तरह के नाटक की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो वो नाटक ऐसे होने चाहिए जो सीधे सीधे सवाल न खड़े करें, जो समाज के जलते हुए विषयों को न उठाएं। तो यथास्थिति का समर्थन करने वाले नाटकों की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा तेज हुई है, खास करके ग्रांट की वजह से, ग्रांट के लालच की वजह से। राजेश जी, मैं आपसे यह फिर पूछना चाहूँगा कि यह स्थिति बदलेगी कैसे? कई देश के कई शहरों में, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को डिटेल में कि देश के कई शहरों में अभी दलित नाट्य समारोह का एक नया कंसेप्ट आया है, लेकिन यह परंपरा जो है बहुत बढ़ती हुई, आगे बढ़ती हुई प्रतीत नहीं होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अगर ठहर गया तो हम जहाँ से चले थे वापस वहीं पहुँच जाएंगे? तो दलित नाट्य समारोह की आवश्यकता क्यों है? देखिए, ये अच्छी बात है कि देश में इस दिशा में कुछ कुछ प्रयास शुरू हुए हैं। जैसे कि पिछले दिनों रांची में एक दलित नाट्य महोत्सव हुआ, या फिर लखनऊ में संभवतः 2 बार दलित नाट्य महोत्सव हुए, या फिर देश के अलग हिस्सों में भी, जैसे महाराष्ट्र में एक आदि रंग महोत्सव नाम से, तो वो खास करके जो जनजातीय मुद्दों पर आधारित नाटक हैं या जो जनजातीय समूहों द्वारा किए जाने वाले नाटक हैं, उन नाटकों को उसमें प्रमुखता मिली है। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि सिर्फ महोत्सवों के आयोजन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, जब तक कि हम बुनियादी स्तर पर कुछ काम ना करें। बुनियादी स्तर पर काम करने का मेरा मकसद ये है कहने का कि हमें दलित मुद्दों पर आधारित नाटक ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की तरफ ध्यान देना होगा। और इस दिशा में जैसे मैं देखूं कि अभी राजेश कुमार हमारे वरिष्ठ नाटककार हैं और बड़े संस्कृति कर्मी हैं, तो उनके अलावा मुझे और कोई नाटककार बहुत ज़्यादा
मैं कहूँ कि मैं बहुत उत्साहित नहीं हूँ। एक नाटक मेरा भी है खुद का, जहाज़ी नाम से, जो खास करके दलितों और आदिवासियों के विस्थापन पर आधारित है। और उस नाटक की भी काफ़ी प्रशंसा हुई और उसके बहुत सारे प्रदर्शन भी देश भर में हुए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जिस किस्म से साहित्य में एक अभियान की तरह, एक आंदोलन की तरह इन मुद्दों को लेकर लेखन की शुरुआत हुई, उस तरह से रंगमंच में भी नाटक लिखने की तरफ ध्यान देना होगा और ऐसे समूह बनाने होंगे छोटे छोटे अलग अलग जगहों पर, जो किसी सरकार के ग्रांट की बदौलत नहीं, बल्कि सीधे जनता के सहयोग से वो चल सकें, आत्मनिर्भर हो सकें और वो अपने मुद्दों को लेकर अपने नाटक बनाएं। एक आखिरी सवाल राजेश जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जब सिनेमा मौजूद है, घर में टीवी मौजूद है, इंटरनेट का दौर है, तो लोग नाटक देखने क्यों जाएंगे? ये बहुत ही पुराना सवाल है और ख़ास करके ये सवाल तब से किए जाते रहे हैं जब से पहली बार सिनेमा आया और फिर उसके बाद टेलीविज़न आया और वो घर घर में पहुंच गया। तो लेकिन रंगमंच की एक जो खासियत है वो ऐसी है कि वो किसी भी अन्य कला माध्यम में नहीं है। और वो सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ जीते जागते जीवित मनुष्य की बहुत जीवंत उपस्थिति है। वो सशरीर आपके सामने मौजूद है और वो मतलब उसकी धड़कन चल रही है, वो सांसें ले रहा है, वो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हैं, आप उसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप उसको नाटक करते समय रोक सकते हैं, आप उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो ये इतना लोकतांत्रिक माध्यम है, इतना जनतांत्रिक माध्यम है कि इस जैसा कोई माध्यम ही नहीं है। तो नाटक की जो ये ताकत है, जो ये उसकी खासियत है, यही चीज़ उसको बचा कर रखेगी हमेशा। और बीच बीच में ऐसा होता रहा है कि हम जो नाटक करने वाले लोग हैं, रंगकर्मी हैं, हमने नाटक की ताकत को कम करके आंकना शुरू किया और इसकी वजह से कभी कभी हम ज़्यादातर शैली की तरफ या तकनीकों की तरफ या तड़क भड़क की तरफ, चकाचौंध की तरफ हम भागते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि फिर से नाटकों की वापसी उस तरफ होगी, फिर से उसमें मनुष्य की वापसी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजेश चंद्र जी, वरिष्ठ नाटककार, नाट्य आलोचक, जिनका मानना है कि भले ही टीवी और इंटरनेट का प्रचलन बढ़ गया हो, लेकिन लोग थिएटर की ओर लौटेंगे, लोग नाटक देखेंगे। और इनका साफ साफ यह भी मानना है कि अभी भारत का जो मुख्य धारा का जो रंगमंच है वह पुरुषवादी, ब्राह्मणवादी और सामंती वर्चस्व वाला रंगमंच है। और राजेश कुमार इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं कर रहे कि अगर लेखन के क्षेत्र में और पार्टिसिपेशन के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ती है तो यह तस्वीर भी बदलेगी। कैमरामैन रैन के साथ मैं ओम सुधा, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली।